तो रिसेंट में आई वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब द्वारा तैयार की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के बारे में हम जानेंगे कि इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है और पूरे विश्व में आय असमानता, धन असमानता, लैंगिक असमानता और जलवायु असमानता के बारे में इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। पर यहाँ पर हम बेसिकली भारत की स्थिति को जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे असमानता की क्या स्थिति है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वह आज वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर असमानता वाले देशों में शामिल हो गया है और ये भारत की आर्थिक संरचना का एक केंद्रीय घटक बनता जा रहा है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष जो 10% लोगों के पास भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है और यह आय का जो केंद्रीकरण है ये वैश्विक तुलना में सबसे ज़्यादा है और निचले जो 50% लोग हैं उनके पास केवल आय का 15% हिस्सा है। इससे स्पष्ट यही होता है कि भारत की आधी आबादी को कुल आय का केवल एक छोटा हिस्सा मिल रहा है। इसी तरह से हम धन असमानता की स्थिति को समझेंगे। भारत में क्या है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो शीर्ष 10% लोगों के पास कुल धन का 65% हिस्सा है और जो 1% लोग हैं उनके पास कुल धन का 40% से भी अधिक धन है। इससे क्लियर होता है कि जो धन का भी केंद्रीकरण है वो बहुत अधिक हो रहा है। और अगर हम लिंग आधारित असमानता की स्थिति भारत में देखने की कोशिश करें तो भारत में महिला श्रम बाजार जो है वो बहुत ही कमज़ोर बताया गया है इस रिपोर्ट में। और यह बताया गया कि जो वर्किंग एज है महिलाओं की मतलब महिलाएं जो वर्किंग एज की कुल जनसंख्या उनका केवल 15.7% ही हिस्सा श्रम शक्ति में शामिल है और पिछले 10 सालों में इस डेटा में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। मोर और लेस लगभग इतना ही रेशियो बना रहा है। और अगर हम वेतन असमानता की स्थिति देखें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्रति घंटे सिर्फ 61% जो है कम कमाती हैं। ठीक है, और अगर महिलाओं के घर या परिवार के लिए किए जाने वाले वैधानिक कार्य को भी शामिल किया जाए तो उनकी कुल आय सिर्फ 32% ही रह जाती है। इससे स्पष्ट है कि जो महिलाएं हैं उनकी कमाई पर जो केयर वर्क का भारी बोझ है और इनके आर्थिक योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिल पा रही है। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ये असमानता है इसको कम करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि मानव पूंजी में जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर या सरकार के निवेश को बढ़ाया जाए। सभी के लिए जो जीवन के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं वो समान रूप से उपलब्ध कराया जाए। समावेशी समाज का निर्माण किया जाए। निःशुल्क शिक्षा हो, गुणवत्तापरक शिक्षा हो, कौशल परक शिक्षा हो, रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा हो, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए उपलब्ध हो। बच्चों के देखभाल पोषण कार्यक्रमों में सरकार के द्वारा किए जाने वाले निवेशों में और वृद्धि की जाए। दूसरा है जो पुनर्वितरण और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, यानी कि जो संसाधनों को सीधे निम्न आय वर्गों की ओर स्थानांतरित किया जाए और आजीविका में स्थिरता लाई जाए। ठीक है, और जो संवेदनशील या गरीब परिवार है उनके लिए नगद अंतरण, पेंशन तथा बेरोजगारी भत्तों की व्यवस्था की जाए। लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो संरचनात्मक बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए या अवैतनिक देखभाल कार्य का पुनर्वितरण करना, पैतृक आवास की व्यवस्था करना, समान वेतन कानून लागू करना इत्यादि। प्रगतिशील एवं हरित कराधान यानी सार्वजनिक संसाधनों का न्याय संगत संचयन और राजकोषीय नीति को जलवायु लक्ष्यों के साथ समन्वित करने की जरूरत है। और हमें प्रगतिशील संपत्ति या आयकर लागू करने की ज़रूरत है और सब्सिडी उन वर्गों को सब्सिडी का सुविधा उनको प्रोवाइड किया जाए उन उद्योगों को या तकनीकियों को जिनमें लो कार्बन का इमिशन होता है। कुल मिला के हमें पर्यावरण के संरक्षण पर भी ध्यान देना है। अपनी जो सरकारी नीतियाँ या आर्थिक नीतियाँ बनाना है उसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए बनाना है और आय असमानता को कम करने के लिए जो प्रोग्रेसिव टैक्स है उसको लागू करना है। अगला बताया गया है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार करना, यानी कि जो प्रणालीगत पूर्वाग्रह है उनको सुधारना है, यानी जो संसाधनों का निर्धन से धनी राष्ट्रों की ओर स्थानांतरित करते हैं उनमें सुधार करने की जरूरत है। असमान वित्तीय प्रवाहों को कम करने के लिए नई जो वैश्विक मुद्रा व्यवस्था है उनकी संभावनाओं को खोज किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।